नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज मैनचेस्टर में हुए हमले की भी होगी और सीमा पार भारत की कार्रवाई की भी होगी, लेकिन उससे पहले आइए दुनिया के मानचित्र से समझ लें आतंक, गृहयुद्ध, देशों का टकराव कहां कहां कैसे कैसे समूची दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये दुनिया के वह क्षेत्र हैं जो अशांत क्षेत्र हैं। दूसरी तस्वीर उभरती है इन्हीं लाल रंग के साथ। ये दुनिया के वो क्षेत्र हैं जो आतंक की गिरफ्त में है। देखिए, रंग लाल लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर वो है जो आतंकी हमले की आहट जिन देशों में हो चली है। और चौथी तस्वीर वो है जो अलग अलग देशों के टकराव के साथ उभर रहे हैं। और टकराव के ये क्षेत्र तमाम चीजों को देखने के बाद लगता ऐसा है कि समूची दुनिया को अगर घुमा दीजिए तो बहुत कम जमी बचेगी जहां टकराव नहीं है, आतंकवाद नहीं है, दो देशों के बीच हिंसा नहीं है। और इन सब परिस्थितियों के बीच आज सीमा पार भारत ने सीधी कार्रवाई की है। स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं। संकेत बहुत साफ है, सेना आतंकवादियों को घुसपैठ कराने का काम करती है। रिपोर्ट दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी तस्वीर। भारत में रात के 3 बजे थे, ब्रिटेन में 10:30 बजे थे। क्या नाम बताया था प्लीज उसने? Oh my God! Oh my God! We're not what's happening. दोनों ही स्थितियां, चाहे सीमा पार भारत की कार्रवाई हो, आतंकवादी घुसपैठ न करें और वहां सेना मदद कर रही है। दूसरी स्थिति मैनचेस्टर की जो हमने दिखाई, वहां पर इस्लामिक स्टेट का आतंक था। और इन दोनों के बीच मौजूदा वक्त में दुनिया में और किसी भी देश में कोई खड़ा है तो वह फौजी ही है। और फौजी को लेकर बात आज शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, उस नौशेरा सेक्टर से जहां की तस्वीर 22 सेकंड की जो आई आज, उसने पहली बार एक दुनिया को संकेत दे दिया। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत भी अब जो कार्रवाई करेगा उसे वीडियो के जरिए जारी करेगा। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर से सटा इलाका नौशेरा और नौगाम, और दोनों ही जगहों पर सीमा पार पाकिस्तानी पोस्ट पर भारतीय सेना के फायर असॉल्ट की इस तस्वीर ने जतला दिया कि पाकिस्तान या तो आतंक की घुसपैठ कराने से बाज आए, नहीं तो भारत अटैक करने की पूरी ताकत रखता है। ये पहली बार है कि सीमा पार कार्रवाई का वीडियो जारी कर भारत ने एक साथ कई संकेत न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी दिए हैं। क्योंकि सैनिक कार्रवाई का वीडियो अभी तक अमेरिका, इजराइल ही जारी करते रहे हैं। चीन, रूस ने कभी सैनिक कार्रवाई का वीडियो जारी नहीं किया और भारत ने सैनिक कार्रवाई को आतंक की घुसपैठ के खिलाफ बताया है। यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को आतंक के साथ खड़े होने के लिए जिम्मेदार बताते हुए अपनी कार्रवाई को सही ठहराया।
हम कश्मीर के में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। यानी भारत ने अपनी कार्रवाई से साबित किया कि पाकिस्तानी पोस्ट आतंकवादियों की घुसपैठ को पनाह देने के लिए थी और पाकिस्तान ने इस पर खामोशी बरती, क्योंकि पाकिस्तान अगर मान लेता तो आतंक के साथ सेना की भागीदारी साबित ही होती। तो पहली बार सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को ही आतंक से जोड़कर भारतीय सेना ने दो तथ्यों को उभार दिया है। पहला, सीमा पर तैनात सेना के सामने आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, और दूसरा, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी अगर आतंकवाद से जुड़ी हुई है तो फिर सेना भी आतंकवाद से ही जुड़ी है। यानी सवाल पाकिस्तान के साथ युद्ध का नहीं, बल्कि जिस आतंक से दुनिया लगातार दो चार हो रही है, उसी आतंक की घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने यह कदम उठाया और आतंक से लड़ती दुनिया को भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को अब सबक सिखलाना चाहिए। यह वीडियो आज जारी किया गया और चंद घंटों पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर ने समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस्लामिक स्टेट के आतंक का चेहरा आत्मघाती हमलावर के तौर पर सामने आया। मैनचेस्टर हमले में सबसे पहले जान गंवाने वाली ये प्यारी सी बच्ची है जॉर्जिना कैलेंडर, और जॉर्जिना की 2 बरस पुरानी ये तस्वीर उसी पॉप स्टार आरियाना ग्रांडे के साथ है, जिसके पॉप कंसर्ट का हिस्सा होने के लिए वो कई दिनों से बेकरार थी। Oh my God. लेकिन कल जब कंसर्ट का जश्न खत्म हुआ तो सामने मौत और किसी के नहीं, बल्कि प्यारी सी लड़की जॉर्जिना कैलेंडर के सामने ही। My God. ब्रिटेन पुलिस के मुताबिक जॉर्जिना के अलावे 21 और लोग भी इस धमाके में मारे गए, जबकि तकरीबन 59 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की आपाधापी में कई लोगों को चोटें भी आई। We told you it was a balloon. Staff has stopped us from running. और मैनचेस्टर का आत्मघाती हमलावर तो हमले के बाद मारा गया और सुबह होते होते आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली, तो नए संकेत यह भी उभरे कि एक तरफ ब्रिटेन इस्लामिक आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट कर रहा है और दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकवाद ब्रिटेन में दस्तक दे रहा है। क्योंकि पहली जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने माना आईएस को लोकल हैंडलर की मदद मिली। इस्लामिक आतंक ने युवाओं को प्रभावित किया है, क्योंकि नया सवाल यह भी है, क्या ब्रिटेन के सुरक्षित दुर्ग को आतंकवादियों ने ढा दिया है, जिसे तोड़ने की वो अरसे से कोशिश कर रहे थे। क्योंकि M15 चीफ एंड्रू पार्कर के मुताबिक 2013 के बाद से अभी तक ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने 12 बड़े आतंकी हमले नाकाम कर दिए। और द गार्जियन को कुछ दिन पहले दिए एक इंटरव्यू में पार्कर ने माना कि आतंकवादियों ने इतनी तेज कोशिशें पहले कभी नहीं की थी। यानी इस बार आतंकवादियों की कोशिश सफल हो गई तो 22 लोगों की जिंदगी चली गई। Oh my God. ब्रिटेन में जुलाई 2007 के बाद हुए ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जब लंदन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में जांच अब 2 बिंदुओं पर चल रही है। क्या हमलावर के आईएस से संबंध थे, जैसा दावा किया जा रहा है, और दूसरा, क्या आईएस के कुछ और सदस्य भी ब्रिटेन में सक्रिय हैं। Terrorists will attempt to disrupt our lives and create distrust and fear in our communities. We have a long history here in Greater Manchester of our communities standing together during difficult times. ब्रिटेन में लोगों के लिए ये पचाना आसान नहीं कि उनका देश आतंकवादियों के टारगेट पर आ गया है, और ब्रिटेन में सरकार की चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ब्रिटेन में अगले 2 महीनों में कई बड़े इवेंट होने हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए चुनौती होगी। क्योंकि ब्रिटेन में जून में आम चुनाव हो रहे हैं। जून में ही क्रिकेट का चैंपियंस लीग है, जिसमें कई देश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जुलाई में ब्रिटेन में विंबलडन प्रतियोगिता होनी है, और आरियाना ग्रांडे के ही अगले 3 दिन में 2 और कंसर्ट होने हैं, जिन्हें अभी रद्द कर दिया गया है।
जाहिर है ब्रिटेन के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल सवाल आतंकवाद का है, जिसे लेकर दुनिया अभी भी एक राय कायम कर नहीं पाई है। और गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बहस के बीच आतंकवादियों की जद में एक के बाद एक करके हर वो देश आता जा रहा है जिसे खुद के सुरक्षित होने का गुमान था। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म दुनिया में बहस का हिस्सा है। जिस इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हमला किया उसकी पहचान हो गई सलमान अबैदी के तौर पर, लेकिन सवाल उससे आगे का है। आतंकवाद और दुनिया की सहमति उस पर नहीं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के भीतर वीटो रखने वाले देशों की भी सहमति नहीं। अमेरिका और रूस सीरिया को लेकर आमने सामने खड़े हैं। यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए, जिक्र तो फौजी का होता है, जिक्र सेना का भी होता है, लेकिन आइए जरा परख लें, क्या वाकई दुनिया में इसलिए आतंकवाद को लेकर बहस हो रही है कि आतंकवाद की परिभाषाएं अलग हैं या फिर मसला कुछ और है? रिपोर्ट देखिए, मसला वाकई कुछ और है। दुनिया का सच तो यही है, 11 खरब 29 अरब 62 करोड़ रुपए। जी, दुनिया में सबसे बड़ा धंधा अगर कुछ है तो वो है हथियारों का। और जब दुनिया का नक्शा ही अगर लाल रंग से रंगा है तो मान लीजिए अब बहुत कम जमीन बची है जहां आतंकवाद, गृहयुद्ध या दो देशों का टकराव ना हो रहा हो। और यह तस्वीर ही बताती है कि कमोवेश हर देश को ताकत बरकरार रखने के लिए हथियार चाहिए। तो एक तरफ हथियारों की सालाना खरीद फरोख्त का आंकड़ा पिछले बरस तक तकरीबन 1130 खरब रुपए हो चुका है, और दूसरी तरफ युद्ध ना हो इसके लिए बने यूनाइटेड नेशन के 5 वीटो वाले देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा हथियारों को बेचते हैं। आंकड़ों से समझे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा 47,169 मिलियन डॉलर, तो रूस दूसरे नंबर पर 33,169 मिलियन डॉलर, वहीं चीन तीसरे नंबर पर 8,768 मिलियन डॉलर और फ्रांस चौथे नंबर पर 8,561 मिलियन डॉलर और ब्रिटेन छठे नंबर पर है 6,586 मिलियन डॉलर हथियार बेचता है। यानी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बने यूनाइटेड नेशन के 5 वीटो देशों के हथियारों के धंधों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,04,270 मिलियन डॉलर ये बन जाते हैं। यानी चौथे नंबर पर आने वाले जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो हथियारों को बेचने के लिए 5 वीटो देशों का दरवाजा ही दुनिया के हर देश के लिए खुला हुआ है। और आज की तारीख में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की नजर में हर वो देश है जो हथियार खरीद सकता है, क्योंकि हथियार निर्यात बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं 3 देशों के पास है। अमेरिका के पास 33% बाजार, तो रूस के पास 23% बाजार और चीन के पास तकरीबन 7% हिस्सा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो 2 दिन पहले ही रियाद पहुंचे और दुनिया में बहस होने लगी कि इस्लामिक देशों के साथ अमेरिकी रुख नरम क्यों है और पहली यात्रा उन्होंने सऊदी को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे का सच भी जान लीजिए। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 110 बिलियन डॉलर का सौदा किया है, हथियारों का सौदा। यानी सवाल ये नहीं कि अमेरिका ईरान को बुराई देशों की फहरिस्त में रखकर विरोध कर रहा है। सवाल है कि आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई दिखाई देगी। और जिस तरह दुनिया मैनचेस्टर पर हमला करने वाले इस्लामिक स्टेट पर भी बटी हुई है, उसमें सिवाय हथियारों को बेच मुनाफा बनाए रखने की और कौन सी थ्योरी हो सकती है? और विकसित देशों के हथियारों के धंधे का असर भारत जैसे विकासशील देशों पर कैसे पड़ता है, ये भारत के हथियारों की खरीद से भी समझा जा सकता है। फिलहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा या कहें पहले नंबर का देश है जो हथियार खरीदता है। आलम यह है 2012 से 2016 के बीच पूरी दुनिया में हुए भारी हथियारों के आयात का अकेले 13% भारत ने ही आयात किया। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2007 से 2016 के दौरान दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे गए उसमें 43% हथियार भारत नहीं खरीदे। यानी जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोकप्रिय है, उसका सच तो यही है कि 2002-2003 में हमारा रक्षा बजट 65,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर 2,58,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसी दौर में 2005-06 में कृषि का बजट 6,361 करोड़ रुपए था,
जो 2016-17 में ब्याज सब्सिडी घटाने के बाद 20,984 करोड़ रुपए बनता है। यानी रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की इजाजत के बावजूद भारत के लिए विदेशों से हथियार खरीदना मजबूरी है, और जिसका असर खेती ही नहीं हर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। और जानकारों की माने तो भारत हथियार उद्योग में अगले 10 वर्ष में 250 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। हथियार से क्या वाकई दुनिया जीती जा सकती है, और खास तौर से तब जब हथियार धंधे का हिस्सा बन चुका हो समूची दुनिया के लिए। चलिए उसका जिक्र करिए, छोड़िए और आगे निकलिए। फौजी का जिक्र है तो हम आपको नौशेरा लिए चलते हैं। नौशेरा का जिक्र दरअसल सिर्फ आज के वीडियो से जोड़ना भूल होगी। 1947-48 के आईने में नौशेरा की स्थितियों को भी समझना होगा। तो नौशेरा सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों की तबाह का यह नजारा सेना की ताकत बताने के लिए काफी है। और गौरतलब है कि यह वही सेक्टर है जहां सेना की ताकत हमेशा दुगनी हो जाती है। तो नौशेरा सेक्टर के बारे में समझने से पहले नक्शे पर देख लीजिए कि नौशेरा है कहां। और नौशेरा का सामरिक महत्व यह है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर सेक्टर पर भारतीय सेना निचाई पर तैनात है, जबकि पाकिस्तानी सेना ऊपर की तरफ है। लेकिन नौशेरा में भारतीय सेना का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ सेना ऊपरी हिस्से में तैनात है और नीचे पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर रख सकती है। ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। हालांकि सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ते हुए यहां नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, लेकिन सच यही है कि घुसपैठ यहां से बहुत कम होती है। अलबत्ता इस सेक्टर में सीज फायर वायलेशन पर पाकिस्तानी सेना भारत को परेशान जरूर करती है, और इसी महीने कई बार नौशेरा में सीज फायर वायलेशन भी हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ आज का नहीं है। आजादी के फौरन बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित पहला युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करा रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने नौशेरा पर कब्जे की नाकाम कोशिश की थी। झनगढ़ का पाक के लिए सामरिक महत्व था। मीरपुर और कोटली से सड़कें यहीं आकर मिलती थी। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने झनगढ़ को कब्जे में भी ले लिया, और झनगढ़ के बाद पाकिस्तानी सेना नौशेरे को कब्जा में लेना चाहती थी। लेकिन नौशेरा का अपना सामरिक महत्व था, और नौशेरा पर कब्जा न होने के चलते ही बाद में पुंछ को छुड़ाया जा सका। याद कीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा तो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे। उन्होंने ही जम्मू को अपनी कमान का हेडक्वार्टर बनाया और लक्ष्य रखा झनगढ़ और पुंछ पर कब्जा करना। मार्च 1948 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की वीरता, नेतृत्व और पराक्रम से झनगढ़ भारत के कब्जे में आ गया। उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। लेकिन आज तो नौशेरा के शेर वो सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर डाला। जिक्र फौजी का हो रहा है और 1971 का युद्ध याद कर लीजिए, और उसके 2 बरस के बाद एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान की।